हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि फाइनल एग्जाम बहुत करीब है और इस फाइनल एग्जाम की एकदम धांसू तैयारी के लिए मैं अपने चैनल पे पेपर लीक सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें मैं हर चैप्टर्स के अलग अलग टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में भी हम लोग जैसे पिछले दो क्लासेस में हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का और एक हमारा जो चैप्टर था सर्कल चैप्टर, उन दोनों का जिस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है ना और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए जिससे आपको बहुत हेल्प मिला, उसी तरीके से आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो हमारा चैप्टर है आर एस अग्रवाल की अगर बुक में आप पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 10 है, और अगर आप आपके एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो मे बी चैप्टर नंबर 8 में है वो। तो इस चैप्टर के हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो करने वाले हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, अगर किसी भी चैप्टर का आपको एकदम डीपली अच्छे से नॉलेज चाहिए और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए तो भैया आपको अंतिम बैच ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है ना, एकदम घोल कर पिला चुका हूँ। वहां पर जो आपको वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो हमने लाइव क्लासेस किए थे, जिसका रिकॉर्डेड अभी अवेलेबल है वहां पर, उसमें आपको एक एक चीज मैंने सिखाया है कि इस चैप्टर में आपको क्या सीखना है और आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने सारी चीजें वहां पर डिटेल में आपको सिखाई है। तो अगर आप चाहते हो कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एकदम आपका बारीक से लेकर के यानी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर अगर करना चाहते हो ना, तो एक बार अंतिम पे जरूर ज्वाइन करना। बाकी आज की वीडियो के बाद भी आपको क्वाड्रिलेटरल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैंने अलग अलग एक्सरसाइजेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, ताकि आपका जो एग्जाम है ना वो बहुत अच्छे से जाए। और जैसे आपने पिछले वीडियोस को प्यार दिया, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है ना, उसी तरीके से अगर आप इस वीडियो को भी शेयर करोगे, इस वीडियो को भी लाइक करोगे, कमेंट करके अगर बताओगे कि हाँ सर हमें आगे भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए, तो मैं ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगा। बस मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और आप थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है बेटा। अनाउंसमेंट क्या है कि जैसा कि आपको पता है हमारा रिपब्लिक वीक चल रहा है, इसी हफ्ते में हमें इस देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप सभी ने गणतंत्र दिवस मनाया। आपको एक बार फिर से वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। तो हमारे अंतिम बैच में मैंने यहाँ पर रिपब्लिक डे की स्पेशल ओकेजन पर एक स्पेशल प्राइज रखा है, एक स्पेशल डिस्काउंट रखा है। आपको पता है कि अंतिम बैच की जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 1500 है। 1500 यानी कि पूरा कोर्स का। कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर ये मंथली फीस है या फिर पूरे कोर्स की फीस है। तो बच्चा पूरे कोर्स का, पूरे कोर्स मतलब कि क्लास 9th के मैथ का एक एक चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, और साथ ही साथ उसमें हम लोग सैंपल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही जल्द। अभी हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। वहां पर अगर आप ज्वाइन करते हो अभी ना, तो देखना हमारा चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके रिकॉर्डेड पोर्शन अवेलेबल है। अगर आप मन लगा करके पढ़ोगे ना, तो वाकई में जो मैंने लिखा है ना, 10 दिन में अपना मैथ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल का मैंने वहां पर 4-5 लाइव क्लास लिया था। आप लाइव क्लास को आगे बढ़ा बढ़ा करके देखना, एक दिन में आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपका बेसिक से एडवांस लेवल जो है ना, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विथ टेस्ट सीरीज। वहां पर मैंने टेस्ट भी कंडक्ट किया था। तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो सकता है केवल 10 दिनों में। तो आप अंतिम बैच को जरूर ज्वाइन करो, और ये जो अभी बेनिफिट मिल रहा है आपको 299 का, ये जरूर उठाना, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ने उसे 499 में भी परचेज किया है, लेकिन इस हफ्ते में आपका यानी कि जनवरी के एंड तक आपको ये 299 में अवेलेबल रहेगा। ठीक है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब, और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग वो सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अगर क्लास 8 में रहते ना तो ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर देकर के जाता, लेकिन क्लास 9th में 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि बताइए भैया कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2, 4, 5 एंड 7। एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सारी चीजों का एक अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। और ये सारी चीजें मैंने अंतिम बैच में कराई है। यहाँ पर हम लोग बेसिक समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में हमसे बोल क्या रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो एंगल्स है ना वो अलग अलग रेशियो में है। एक का रेशियो 2 है, एक का 4 है, एक का 5 है, और एक का जो रेशियो है वो 7 है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिसके 4 साइड होते हैं, 4 साइड से बना हुआ एक फिगर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज फिगर होना चाहिए हमारा। तो ये हो गया इसके एंगल का रेशियो, और हमसे बोल रहा है कि जो एंगल्स उनकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। ये तो रेशियो है, वैल्यू तो है नहीं। तो जब हम लोग को इस तरीके से क्वेश्चन है ना, तो मैंने आपको हमेशा सिखाया, क्लास 7 से मैं सिखाते आ रहा हूँ कि रेशियो वाले क्वेश्चन को एक्स वाई जेड मान करके सॉल्व करो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का। वो प्रॉपर्टी क्या है, ये चीज आपको पहले से मे भी पता हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब हम लोग चारों एंगल को प्लस करते हैं ना, चारों एंगल को जब हम लोग आपस में ऐड करते हैं, तो उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। बस ये प्रॉपर्टी लगाओगे और यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि लेट द, मान लेते हैं जो एंगल्स है हमारे पास, लेट द एंगल्स बी। वो एंगल्स कितने हैं, तो 2x है, 4x है, 5x है और 7x है। हमने क्या किया, एंगल्स को यहाँ पर
x मान करके सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया। तो वी नो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है भैया कि जब हम लोग सभी को प्लस करेंगे, यानी कि 2x में अगर मैं 4x को प्लस करता हूं, फिर तीसरा जो एंगल मेरा 5x है और जो चौथा एंगल 7x है, तो सबको प्लस करने के बाद मेरा 360 आएगा। इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है शॉर्टकट में एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारे जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है ना, जिसमें हम लोग तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 आता है, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में अगर आप चारों एंगल को प्लस करोगे तो 360 आता है। ये है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो चारों के चारों एंगल्स आपके निकल करके आ जाएंगे। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो गया 11, 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 आ गया। तो ये बन गया आपका यहाँ से 18x इक्वल की उस साइड में 360 को उतार लो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 360, 18 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और कट करेंगे तो 18 टू जो हमारा 36 होगा, और ये 0 उतर जाएगा। सो x की वैल्यू जो है वो हमारी 20 डिग्री निकल करके आ गई। अब हमारा जब x की वैल्यू निकल गया है ना, तो सारे के सारे एंगल आप फटाफट निकाल सकते हो। एक एंगल मैं बता देता हूँ, बाकी जो बचेंगे एंगल वो आप निकालोगे। जैसे कैसे निकालना है वो देख लो। फर्स्ट एंगल जो था वो कितना था हमारा, 2x था, पहले वाले को हमने 2x माना था, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में 20, सो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 40 डिग्री। पहला वाला एंगल 40 डिग्री निकल गया। उसी तरीके से आपको सेकेंड एंगल भी निकालना है, थर्ड वाला भी निकालना है, और फोर्थ वाला भी निकालना है। लाइन से चारों के चारों एंगल को निकाल दीजिए। जैसे कि इसका कैसे निकलेगा, तो 4x करके निकलेगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर दो 20 से, x की जो वैल्यू आ गई ना बस वो पुट करो और मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वहां पर हमने लिखा था रेशियो के हिसाब से। और ये छोटा सा आपको होमवर्क रहेगा, इसको आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका जो सही आंसर है, जो बचे हुए एंगल्स है ना, उनकी वैल्यू कितनी है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया ना कि बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के जो क्वेश्चन है हम लोग वो करने वाले हैं ना, तो आसान से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाए। मैं एकदम मुश्किल क्वेश्चन अगर भी करा देता ना पहले क्वेश्चन, तो आप बोलते हैं अरे सर ये तो बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझसे तो बनेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग ये अगर बना ले रहे हो ना, तो आगे के जो मुश्किल क्वेश्चन है आप वो भी बहुत आराम से बना लोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये समझते हैं क्या कहा जा रहा है और इसे कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये आपको दिख रहा होगा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर AB और AD इक्वल दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर AB और AD इक्वल दिया हुआ है, और जो BC और DC है, ये वाला साइड और ये साइड, ये भी आपस में इक्वल है। तो एक्चुअल में ये काइट बन रहा है, लेकिन हमको काइट वाइट नहीं लेना है, सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी मेथड से। हमको क्या क्या प्रूव करना है, ये तीन चीजें प्रूव करनी है। भले तीन चीजें आपको देख करके लग रही है बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इजीली प्रूव होता है। बस आपको ये समझना है कि प्रूफ करना कैसे है, प्रूफ किया कैसे जाता है, बस ये सीखो यहाँ पर बहुत आराम से। हमसे पहला क्या बोल रहा है कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को, ये प्रूफ कीजिए। अब देखो AC है कहां पर और वो कौन कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। AC ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है AC ना, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो कंप्लीट एंगल A था इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये दोनों एंगल्स के आपस में बराबर हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अगर इधर वाला एंगल और इधर वाले एंगल को मैं इक्वल प्रूव कर दूं ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो AC है वो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से हमको ये भी प्रूफ करना है कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल C का इधर वाला एंगल और एंगल C के इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिला करके कंप्लीट हमारा एंगल C बना है। ओके, तो इन दोनों एंगल को भी अपने को इक्वल प्रूव करना है। अब आप याद करो कि हम एंगल्स को इक्वल कैसे प्रूव करते थे। हम क्या करते थे, जब हमारे पास कुछ ट्रायंगल टाइप से फिगर बना हुआ रहता था तो वहां पर हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते थे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट। शायद आपको याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, तो बस यहाँ पर हम लोग वही यूज करने वाले हैं। अगर मैं CPCT लगा करके एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूं ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि AC ने एंगल A को भी बाइसेक्ट किया है और एंगल नंबर C को भी बाइसेक्ट किया है। सबसे पहला काम करना कि यहाँ पर जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन ना, तो डायग्राम बना करके एंगल्स का नाम कर देना। देखो जैसे इस एंगल का अगर मैं नाम लिखूंगा तो मुझे बड़ा सा नाम BAC लिखना पड़ेगा, DAC लिखना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट में इसको एंगल 1 कर देता हूँ, इसको एंगल 2 कर देता हूँ, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। इससे होगा क्या, एग्जाम में टाइम भी बचेगा और साफ सुथरा दिखता है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो चलो कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को, जो आपको ABC पतला सा इधर का ट्रायंगल है ना, इस जो पूरा हमारा क्वाड्रिलेटरल था उसके इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट, इधर वाले पार्ट का क्या नाम है ABC है और इधर वाले का ADC है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। अब भैया इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें कॉमन है ताकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले इसका AB और इसका AD इक्वल है, और ये कैसे हमको पता चला, तो हमको तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो भैया AB है वो इक्वल है AD के,
और ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर गिवन। गिवन मतलब कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। उसके बाद इधर वाले ट्रायंगल का जो BC साइड है और इधर वाले ट्रायंगल का जो DC साइड है, ये भी अपने को क्वेश्चन में देखो इक्वल दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिख दो कि भैया BC जो है वो इक्वल है DC के। और ये हमको कैसे पता चला, तो ये भी तो गिवन ही था। अब तीसरा हम क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो जो सबसे आसान काम है ना वो करना। सबसे आसान मुझे दिख रहा है कि ये जो AC साइड है ये क्या है, इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और इधर वाले के लिए भी काम कर रहा है, यानी कि ये जो AC है वो कॉमन साइड है। और कॉमन साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिख दो इधर का भी AC और इस साइड से भी AC लिख दो, और इसको लिख दो कि ये भैया कॉमन साइड था, इसी वजह से हमारा ये क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। अब किसी भी ट्रायंगल के अगर हमारे पास 3 साइड्स इक्वल हो गए हैं तो क्या होंगे, वो तीनों वो दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये कौन से रूल से होता है, तो साइड 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 वाले रूल से होता है। तो यहाँ पर लिख लो, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABC होगा ना वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट को ऐसे शो किया जाता है किस ट्रायंगल के, तो ADC के कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन से रूल से हुआ है, तो वो भी लिखना पड़ेगा आपको ना, साइड साइड और साइड वाले रूल से हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट वाला काम तो हो गया, अभी आधा काम हुआ है, अभी आधा काम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल 1 एंड एंगल 2 होंगे। सो जो एंगल 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये 3 जो होगा वो इक्वल 4 होगा। तो 3 इक्वल टू एंगल नंबर 4। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है CPCT। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाई CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल कैसे हो गए, ये चारों एंगल यानी कि आपस में CPCT से इक्वल हुए हैं। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इट मींस, आप डायरेक्ट इसको लिखोगे इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज, या फिर एंड डायरेक्ट एंगल C। दोनों तरीके से लिख सकते हो, ज्यादा इंग्लिश में अच्छे से भी लिख सकते हो, फटाफट लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो। जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमारा जो AC है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है पहला पार्ट इससे कंप्लीट होगा। ये जो फर्स्ट पार्ट था ना यही सबसे इंपॉर्टेंट था, मुश्किल कह सकते हो, इंपॉर्टेंट कह सकते हो। बाकी अब फटाफट अगर आपको ये समझ में आ गया ना कैसे हमने किया है, तो अगला दोनों पार्ट आराम से बन जाएगा। जैसे जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को आप पहले कर लो। इसमें मैं पहले समझा देता हूँ, एग्जाम में जब आएगा तो पहले मत करना, एग्जाम में आप सेकंड को ही पहले करना, फिर लास्ट में थर्ड को करना। मैं यहाँ पर थर्ड को भी कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। कैसे कर सकता हूँ, देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, चलो पढ़ो तो जल्दी से। थर्ड में बोल रहा है एंगल ABC, एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ADC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि वी नो, हमको पता चल गया है, या फिर वी प्रूव्ड दैट कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ADC के। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इसका ये वाला और इसका ये वाला। तो इसलिए हमारा जो एंगल ABC है वो इक्वल ही होगा हमारे एंगल ADC के। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल किस रूल से हुए, तो CPCT से हुए। फिर से यहाँ पर CPCT लिख दो। तो ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से ये दोनों क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। बचा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें से बोल रहा है कि जो BE लाइन है और इधर से जो DE लाइन है इसको इक्वल प्रूव करो। कैसे इक्वल प्रूव करेंगे ये सोचते हैं, अब यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। तो फिर से हम लोग करेंगे कॉन्ग्रुएंट वाला अपना रूल यूज, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्ग्रुएंट रूल अब इसमें से तो काम नहीं बनेगा, ये लो ट्रायंगल तो अलग अलग हो गए। इस ट्रायंगल के अंदर में हमारा BE आ रहा है, हम क्या करेंगे कि उसको एक नया ट्रायंगल बनाएंगे जहां पर BE और DE क्या हो, साइड हो। तो कैसे बनेगा, देखो इसको ऐसे बनाऊंगा मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABE और इधर का ट्रायंगल ADE, और इन दोनों ट्रायंगल को कर दूंगा आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। चलो दिखाता हूं कैसे। हमने लिखा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ADE। अब भैया इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, तो सबसे पहले तो मैं इसका AB और इसका AD लिखूंगा कि इधर से मेरा AB इक्वल है इधर वाले के AD के, और ये चीज तो अपने को क्वेश्चन में गिवन था, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या है, तो अब यहाँ पर हमारा जो AE साइड है, या फिर AE को पहले छोड़ो, यहाँ पर देखो एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2, दोनों एक इसका एंगल और एक इसका एंगल, और दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इधर वाले का एंगल 1 इक्वल है इधर वाले के एंगल 2 के, और ये हमने प्रूव कर चुका है, पहले हमारा प्रूवन है। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट चीज क्या बचा, एक और साइड बचा है। देखो ये हमारा साइड हो गया, ये एंगल होगा और फिर ये साइड हो जाएगा। तो एंगल साइड
सॉरी साइड एंगल साइड वाले रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि जो मेरा AE साइड है, ठीक है, यहाँ पर मेरा जो साइड AE है ये दोनों में कॉमन साइड है। जैसे पिछले बार कॉमन AC था, इस बार AE को कर दो क्योंकि छोटा हमने ट्रायंगल लिया है, तो AE इज इक्वल टू AE। और ये हमारा कैसे हो गया, तो ये हमारा कॉमन वाला साइड था इसलिए हो गया। तो फिर वही चीज साइड एंगल साइड से हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ABE यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ADE के। और रूल भी जरूर लिखना है ना, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर से वही चीज होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हैं, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट BE और इधर वाले का DE। तो यहाँ पर आप लोग लिखो डायरेक्टली कि इसलिए भैया जो BE होगा इधर से और इस साइड वाले से जो DE होगा ये होगा आपस में इक्वल बाय CP/CT। खत्म क्वेश्चन। अच्छा, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए ना, कई बार बच्चे लोग भूल जाते हैं, वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं कि सर ने कैसे समझाया था, तो दोबारा वीडियो देखना पड़ता है, फिर ऐड वैड आते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं आप लोग परेशान हो। तो आप क्या करो, सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, सारी चीजों का मैंने वहां पे लिंक दे दिया है। आप सारे जगह पर सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप में भी PDF का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो व्हाट्सएप में मैं PDF डाल दिया करूँ। लेकिन अगर व्हाट्सएप में अभी तो है नहीं, फोटो का केवल ऑप्शन है, तो इसके PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। बाकी जो हमारे सोशल मीडियाज है ना, उसको आप जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो देखो भाई, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। सो ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। कुछ चीजें हमको देखनी पड़ेंगी, जैसे कि हमसे बोला जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये पैरेललोग्राम है। अब भैया पैरेललोग्राम में कुछ विशेषताएं होती है, डिटेल में तो वैसे हमने अंतिम बैच में सिखाया है। एक बेसिक से जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने, कहा गया मेरा व्हाइट पेन, क्लास 7th और क्लास 8 में एक चीज सीखा था कि जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, उसको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर देता है, तो जो अंदर में सेम साइड में एंगल्स बनते हैं उसको क्या बोलते थे, को इंटीरियर एंगल बोलते थे। और को इंटीरियर एंगल क्या होती हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होती हैं। उसी तरीके से जो अपोजिट साइड में एंगल बनता था, जैसे कि ये एंगल और ये वाला एंगल, ये अपोजिट साइड के एंगल है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते थे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दो रूल आपको बहुत काम आने वाले इस चैप्टर में, इसको तुम दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। और भी रूल्स होते हैं, लेकिन ये जो है बेसिक से रूल्स हैं। आइए अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल होगा और इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड पैरेलल और इक्वल होगा, ठीक है। जो हमारे अंदर में सेम साइड में एंगल बनेंगे ना, जिसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग उसको को इंटीरियर एंगल बोलते थे जब लाइंस दिया हुआ रहता था। यहाँ पर पूरा पैरेललोग्राम बना करके दिया हुआ है, इसका मतलब ये D वाला एंगल और ये जो कंप्लीट A वाला एंगल है ना, ये आपस में कैसे एंगल है, तो आपस में ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, क्योंकि इसको एडजेसेंट एंगल बोला जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। पैरेललोग्राम में हमारे पास BAO नाम का जो एंगल है, ये वाला BAO, तो इस एंगल का वैल्यू 35 है। DAO ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। COD ये वाला एंगल 105 डिग्री का है। हमसे पूछ रहा है भैया चार चार एंगल। लग रहा होगा ये क्वेश्चन देख करके बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन सच्ची बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और डरना मत। ये सबसे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे ना, बोलते हैं अरे यार इतना सारा चीज आ गया, कहां से मैं निकाल पाऊंगा, और उसमें ही वो डरने की वजह से गलत कर देते हैं। ये तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आराम से बनता है। तुम देखो एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आपको लगेगा अरे सर ये तो मैं क्लास 7th में भी बना लेता आराम से। तो यहाँ पर दिया क्या है, सबसे पहले तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए एंगल ABO, ठीक है, हमारा जो ABO है वो कितने डिग्री का होगा। तो ABO कहां पर बना है वो देख लेते हैं भैया। सो ABO ये वाला जो एंगल है ये हमसे पूछ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, देखो बहुत आसानी है। हम लोग देखेंगे ये ट्रायंगल के अंदर, ये जो हमारा ABO नाम का जो ट्रायंगल है पतलू सा ना, देखो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर का एक एंगल मुझे पूछ रहा है। हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ये एंगल कैसे निकालूंगा, तो ये एंगल मैं निकालूंगा वर्टिकली अपोजिट का यूज करके। यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर ऊपर में एंगल बना और ये नीचे में एंगल बना। ऊपर नीचे वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में वर्टिकली अपोजिट होते हैं। इधर और उधर वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट आर इक्वल। तो मैं ये एंगल जान के कि 105 का है, अब तीसरा एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल दूंगा। तो क्लास 7th की चीज है ये। देखो भाई कैसे करना, सबसे पहले तो लिखो कि इन ट्रायंगल, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, इन ट्रायंगल ABO, जो हमारा ट्रायंगल ABO है उसके अंदर हमारा एक एंगल जो है जिसका नाम क्या दिया हुआ था भैया क्वेश्चन,
40 डिग्री वाला नहीं, 35 वाला का नाम BAO दिया हुआ था ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल BAO, उसमें प्लस कर देंगे ये एंगल जिसका नाम है AOB, ठीक है, एंगल AOB, और उसमें प्लस कर देंगे तीसरा वाला एंगल जिसका हमसे वैल्यू पूछा गया है, जिसका नाम लिखा हुआ है एंगल ABO, ठीक है। तो ये जो तीनों एंगल होंगे, यहाँ पर हमारा तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और इसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब यहां से देखो कितना आराम से भी आंसर निकलेगा। BAO हमारा 35 का था, यहाँ पे 35 लिख दो। जैसे कि मैंने बताया कि ये वर्टिकली अपोजिट होकर के 105 का हो जाएगा, तो इसको 105 कर दो, प्लस में एंगल ABO बचेगा, ओहो मैं A बोल रहा हूँ और B लिख रहा हूँ, तो ABO इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा, या तो आप इसको शुरू में मेंशन कर लो या तो यहाँ पर बगल में मेंशन कर लो। मैं यहाँ पर बगल में मेंशन कर देता हूँ कि हमारा जो एंगल AOB है, ये वाला नीचे वाला एंगल, ये ऊपर का DOC के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल DOC, और दोनों जो होंगे वो 105 डिग्री के होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पूरा डिटेल में लिख लेना एग्जाम में, ठीक। इज दैट क्लियर। तो 105 यहाँ पर आ गया, अब दोनों को प्लस कर दो तो ट्रांसफर कर दो, तो 105 और 35 कितना हो जाएगा हमारे पास, 140 हो जाएगा। 140 उधर ट्रांसफर करेंगे तो मेरा निकल करके आ जाएगा एंगल ABO इक्वल टू 180 माइनस में 140, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। सो एंगल ABO इक्वल टू 40 डिग्री, ये ऐसे बनेगा। समझ में आया बबुआ, कितना आसान सा क्वेश्चन था। वर्टिकली अपोजिट कब सीखे हो, क्लास 7 में सीखो, तो क्लास 7 का अगर रूल पता रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी पता रहेगा ट्रायंगल का, तो कितना आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगला पार्ट भी देखो बहुत इजीली बनेगा। अगला पार्ट हमसे बोल रहा है ODC बताइए। ODC कहां पर बना है भैया, देख लेते हैं, मार्क करेंगे ना तो आराम से समझ में आएगा। ODC ये वाला एंगल हमको बताना है, तो कुछ नहीं करना है उसके लिए, निकल गया ODC हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। आप बोलोगे सर कहाँ फाइंड किया, अभी तो आप ये वाला एंगल फाइंड किया हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला हमारा 40 डिग्री का निकला है तो भैया ODC भी 40 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे वर्टिकली अपोजिट है, सॉरी वर्टिकली बोल रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो भी देख लो। हमारा जो DC लाइन है ये पैरेलल है AB लाइन के, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम था। DB नाम का ट्रांसवर्सल ने इसको ऐसे कट किया, ये क्या है भैया, तो ये DB है, ये वाला लाइन जो DB था वो है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो होता है ना, क्लास में पढ़े हो ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल्स, तो इसको मैं डायरेक्ट कहीं पे लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं इसको फटाक से। सेकंड क्वेश्चन, हमारा जो सेकंड पार्ट में लिखेंगे हम लोग, हमसे बोला क्या था, इस एंगल का नाम ODC बोला था, तो एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, ठीक है, या फिर ABO जो अभी नहीं निकाला था हमने, चलो O लिख दिया तो OBA ही लिख देता हूं मैं। OBA BC का नाम होगा, इधर से पढ़ेंगे तो, और ABO भी जो है इसी का नाम होगा। और दोनों क्यों इक्वल हो रहे हैं, तो दोनों आपस में, रीजन में थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, रुको, यहाँ पर रीजन लिख देते हैं कि भैया आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। क्या इंटर थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इस वजह से हमारा जो ODC है ये कितने डिग्री का है, तो ये भी हमारा 40 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वाला को हमने भी 40 डिग्री निकाल लिया। तो देखा आपने, एक क्वेश्चन बनाया, दूसरा क्वेश्चन में हमको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, फटफट लिख दोगे। एग्जाम में बैठोगे ना तो फटाफट लिखोगे, टाइम बचेगा, छोड़ना नहीं इस टाइप से क्वेश्चन को। तीसरा क्या दिया हुआ है, ACB दिया हुआ है। ACB कहां पर बना, चलो ढूंढते हैं। ACB ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, बस ये भी निकल गया। यहाँ पर ये 40 का दिया है तो ये भी 40 का होगा। बोलोगे कैसे गुरुदेव, वो भी बता दीजिए, चलिए बता देता हूँ उसको भी। तो हमारे पास दो लाइन था ना, कौन कौन सा लाइन था, ये AD और इधर से ये BC, AD और BC। तो मैं पहले तो पेन पकड़ता हूँ व्हाइट कलर का, ये मैंने बनाया AD, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ यार आज, और कोई बात नहीं, होते रहता है, गुरु जी हूँ ना, होते रहेगा। सिर्फ AD और BC हो गया हमारे पास लाइन। अब ये जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है AC, तो मैं यहाँ पर ट्रांसवर्सल AC बना दिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो कभी भी अल्टरनेट इंटीरियर को अगर पहचानना हो ना तो Z करके पहचान सकते हो कि जो अल्टरनेट इंटीरियर है वो Z के अंदर में बनते हैं। यहाँ पर देखो ये Z बना हुआ है, Z का ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। तो बस इसका भी आंसर निकल करके आ गया, क्योंकि ये वाला एंगल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 डिग्री का, तो इसका नाम क्या लिखा हुआ था, DAO लिखा हुआ था ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंगल जो DAO है, एंगल DAO, मुझे एंगल के नाम से ना एलर्जी है, इतना नाम रहता है ना लंबा लंबा, शॉर्टकट में 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा जाता है। उसके बाद फिर तीसरा हमारा ये क्वेश्चन था ना, हाँ ये वाला एंगल पूछा था जिसका नाम ACB दिया हुआ है, तो एंगल DAO इक्वल टू एंगल ACB, और ये दोनों इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ACB है वो कितने डिग्री का होगा, तो ये भी 40 डिग्री का होगा, क्योंकि DAO जो है वो 40 डिग्री का दिया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। कितना आसान था थर्ड क्वेश्चन। चलो एक लास्ट बचा हुआ है फोर्थ नंबर का, उसका भी खेल खत्म कर ही देते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, फोर्थ वाले में हमसे बोल रहा है भैया बताइए एंगल CBD कितने डिग्री का होगा। CBD कहां पर बन रहा है, तो ये बन रहा है यहाँ पर ACB और D। ये बनला वर्ड जो है ना, ये झारखंड का वर्ड है, जहाँ धोनी रहता है ना वहां वाला वर्ड है। तो मैं भैया CBD कैसे निकालूं, कौन सा एंगल का मैं यूज करूं। डायरेक्ट निकल जाएगा क्या, कहीं से अल्टरनेट इंटीरियर ढूंढ रहा हूँ, कहीं से दिख जाए अल्टरनेट इंटीरियर दिख जाए ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अरे दिख जाए यार, दिख नहीं रहा है। ये किसका अल्टरनेट है, ये इसके अल्टरनेट है ना, इस वाले के अल्टरनेट का है। और ये जो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ओहो कोई मतलब नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर उसको निकालने से कोई मतलब नहीं है। देखो मैं काम करता हूँ, मैं ये वाला एंगल ही निकाल देता हूँ। अल्टरनेट तो दिख नहीं रहा है, काम ज्यादा आसान है नहीं, मतलब आसान ही है। मैं इस एंगल को निकाल दूंगा, ये एंगल पता है ही, और ये एंगल आराम से निकल जाएगा एंगल से प्रॉपर्टी यूज करके। अब बोलोगे सर ये एंगल कैसे निकालें, तो ये देखो भैया लीनियर पेयर बना रहा है, ये 105 है, तो इधर जो होगा मेरे पास 75 का होगा, क्योंकि जब कभी भी एक सीधी लाइन पे कैसूल रहे, तिरछा रहे लेकिन सीधा रहे लाइन, उसमें जब दो एंगल बनते हैं ना इधर और इधर, तो इसको ही बोला जाता है लीनियर पेयर। ये दोनों जो है लीनियर पेयर वाले एंगल हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो DOC है। नाम से में बड़ा दिक्कत है यार, एंगल DOC, उसमें प्लस कर देता हूं मैं ये वाला एंगल जो हमको निकालना है, ये जिसका नाम है COB, ठीक है, एंगल COB। तो दोनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों के आपस में लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर। तो यहां पर से अगर लीनियर पेयर हम ले रहे हैं तो DOC का वैल्यू तो 105 था, उसको तो ट्रांसफर कर दो, तो एंगल COB जो होगा वो हो जाएगा 180 और माइनस में 105। तो 180 में से 15 माइनस करोगे तो आपका जो एंगल COB है वो यहाँ से निकल करके कितना आ जाएगा, 75 डिग्री का निकल करके आ जाएगा। हमको इसका वैल्यू नहीं चाहिए था ना, हमको तो दूसरे का चाहिए था, बस इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। हमने ये एंगल निकाल लिया COB। अब आप COB नाम का जो ट्रायंगल है उसका यूज कर लो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल COB, इन ट्रायंगल COB, इसके अंदर हमारा एक एंगल COB है, उसमें प्लस कर दो दूसरे वाले एंगल को, ठीक है। दूसरा कौन सा एंगल, ये वाला जिसका नाम OCB है, ठीक है, एंगल OCB, और उसमें प्लस कर दो लास्ट हमारा एंगल जिसका हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या नाम है, CBD, ये वाला CBD, ठीक है। CBD मतलब इसी का नाम है ना, आप इसको CBO भी लिख सकते हो और CBD भी लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं ट्रायंगल का नाम यूज किया हूं, इसीलिए मैं इसको CBO लिखूंगा फिलहाल के लिए, एक स्टेप के लिए। तो एंगल CBO हो गया, इक्वल टू में 180 आ गया, जो कि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जानते हो इस चीज को, तो इस चीज को कहां भूलोगे तुम लोग। तो यहां पर से भैया COB कितने डिग्री का था, 75 का था, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इसको 75 प्लस में OCB हमने 35 निकाला था ना, OCB ये वाला ये वाला क्या नाम था इसका, OCB नाम था। OCB कहाँ गया, किधर है OCB, अरे कहाँ गया है OCB, ये जाएगा, अच्छा पिछले पेज में तो निकाला था, इस साइड ही तो निकाला था। ACB नाम था उस टाइम, OCB उसी का नाम है, तो 40 डिग्री का ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री, और प्लस में हमारा जो लास्ट का एंगल CBO बचा है उसको उतारो, इक्वल के साइड में 180 लिख दो। तो ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, 75, और 40 डिग्री को प्लस करोगे तो 100 हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। 115 को तो ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा जो एंगल CBO है वो निकल करके आ जाएगा। एंगल CBO इक्वल टू साइड में 180 है, और ये 150 उधर जाकर के माइनस का हो गया। सो यहाँ से हमारा एंगल CBO जो है ना वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 80 में से हमारा यहाँ पर बन जाएगा 65 डिग्री, है ना, 5, हाँ 65 ही आएगा। तो ये बन गया हमारा 65 डिग्री। तो देखा आपने चारों के चारों एंगल बहुत ही आराम से निकल रहे हैं, बस आपको बेसिक से जो रूल्स मैंने पढ़ाए थे ना क्लास 7-8 में, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है। अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग मेरा वीडियो अच्छे से देख करके समझ लियोगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस लीनियर पेयर, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस यही सब तो निकाल रहे हैं जो पहले ही आप सीख चुके हो। बस वहां पर थोड़ा सा अलग अलग लाइन बना करके दिया रहता था, यहाँ पर डब्बा बना करके दिया हुआ है, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर कोनो दिक्कत होगा बच्चा तो बता देना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहां पर मैं कोशिश करता हूँ एक्टिव रहने की। आप वहां पर अपनी समस्याओं को पूछ सकते हो, आपके भैया दीदी भी वहां पर बहुत सारे हैं जो आपकी समस्याओं को ना हल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन के पास। तो देखो भाई, जो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं ना जहां पर घुमा करके चीजों को दिया जाता है टॉइस करके, या फिर जो भी हमारे पास का लो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए दिया हुआ रहता है, ऐसे क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट होता है हमेशा। ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बच्चे लोग अगर क्लास 6-7 में इक्वेशन बनाना नहीं सीखे रहते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन उनको नानी याद दिला देते हैं,
इसीलिए इन क्वेश्चंस का वैल्यू भी बढ़ जाता है और 5 नंबर देकर के जाते हैं ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आप लोग को मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये मैंने बनाया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें हमसे बोल रहा है कि इसका आप वैल्यू, एंगल का वैल्यू बताइए, और हिंट क्या दिया हुआ है कि जो एक एंगल है ना, कोई सा भी एक एंगल बड़ा वाला, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। देखो पैरेललोग्राम की एक और खासियत होती है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, इसका भी और इसका, किसी का भी यूज कर सकते हो। हमसे बोल ये रहा है कि वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि स्मॉलेस्ट वाला जो एंगल रहेगा ना उसके ट्वाइस कर दो, यानी कि उसका डबल कर दो, और उसमें से 30 डिग्री कम करोगे ना तब आपको एक एंगल उसका पता चल गिर जाएगा। तो एक एंगल कौन सा होगा? वन ऑफ इट्स एंगल जो लिखा है ना, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर लार्जेस्ट भी लिख सकता था, क्योंकि ये जो होगा लार्जेस्ट एंगल के बारे में ही बोल रहा होगा, क्योंकि टोटल तो 4 ही एंगल हैं। ये एंगल और ये एंगल स्मॉलेस्ट है, दोनों बराबर है, ये एंगल और ये एंगल लार्जेस्ट है और दोनों बराबर है। तो वन ऑफ इट्स एंगल में कंफ्यूज मत होना। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? हम मान लेते हैं कि छोटा वाला एंगल एक्स है, तो जो हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया कि जो बड़ा वाला एंगल है ना भैया, उसको क्या करो, स्मॉलेस्ट का ट्वाइस कर दो, उससे भी 30 डिग्री कम कर दो, लेस कर दो। तो क्या करोगे? माइनस में 30 डिग्री लिख दोगे, बस यही आपका इक्वेशन बनेगा। अब बोलोगे सर ठीक है इक्वेशन तो बन गया, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, वैल्यूज कैसे निकाले, वो तो बताइए। तो देखो भाई, यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे हमारे पास पैरेलल लाइंस होते हैं और आपस में सेम साइड में एंगल होता है, उसको कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये ट्रांसवर्सल के थ्रू बना हुआ है, और दोनों सेम साइड में बने हुए हैं, यानी कि दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, या फिर इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि सबसे पहले कि भैया जो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, जो मेरा स्मॉलेस्ट एंगल है, लेट्स द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स डिग्री, ठीक है। फिर एक्स मान लो, जो छोटा वाला एंगल है वो हमारा एक्स हो गया। सो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप लिख सकते हो लार्जेस्ट एंगल या फिर सेकेंड एंगल, सो लार्जेस्ट, या फिर इसको आप डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखना ना, ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसको कर रहा हूँ, हमसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके हिसाब से लिख रहा हूँ मैं कि जो मेरा लार्जेस्ट एंगल होगा वो कितनी डिग्री का होगा, तो स्मॉलेस्ट का ट्वाइस करके 30 डिग्री लेस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट एंगल, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ। नाउ अब हम क्या जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, x में 2x माइनस 30 को प्लस करूंगा तो दोनों का सम आपस में 180 डिग्री आएगा। इसको आप दोनों चीजें लिख सकते हो, कोई इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो इसी को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो अगर पैरेललोग्राम का वर्ड यूज किया गया है तो, कि जो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वो कैसे होते हैं? तो वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का सम जो है 180 कर दिया। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x, ये 30 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस में 30 बना दो, या फिर डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हो एक ही स्टेप में। तो 3x की जो वैल्यू है वो आ गई 210। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 डिवाइड बाई में 3, ये 3 उधर जाकर डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 3 7 जा 21 और ये 0। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 70 डिग्री आ गई। और हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, यानी कि चारों के चारों एंगल का पूछा था। सो ऑल एंगल्स, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखोगे, सो ऑल एंगल्स, या फिर ऑल एंगल्स मत करो, फर्स्ट एंगल से स्टार्ट करो, जैसे शुरू में लिखे थे ना उस तरीके से। फर्स्ट एंगल इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 70 डिग्री का, मान लो ये फर्स्ट एंगल 70 डिग्री का हो गया। जो सेकेंड एंगल होगा हमारे पास, सेकेंड एंगल किसको ले लें, इसको सेकेंड ले लेते हैं, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 30, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 70, x की वैल्यू 70 निकला है, माइनस में 30, तो 70 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। 140 में से 30 को माइनस कर दोगे तो 110 आ जाएगा, तो ये लिख दो आपने यहाँ पर 110। उसी तरीके से जो थर्ड वाला एंगल है वो तो भैया हम जानते हैं, मान लो ये अगर थर्ड है तो इसके बराबर ये वाला होगा, तो अगर ये 70 है तो वो भी 70 होगा, और जो फोर्थ वाला है वो सेकंड वाले के बराबर होगा, ये और ये बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का फोर्थ वाला 110 होगा। लास्ट आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट ऐसे कि सो ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 70, 70, 110 एंड 110 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन इसमें क्या है, मेन 3 चीजें हैं, ये स्टेप और ये स्टेप। अगर आपने ये तीनों स्टेप यूज कर लिया तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे, क्लास 9th में तो भैया इतना तो जानोगे ही ना, ये तो मैं मान रहा हूँ। बस मेन शुरू में अटका जाता है बच्चों से, तो अगर शुरू में नहीं अटकोगे ना तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
सो ये रहा हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, इसका बड़ा भाई है। इसका बड़ा भाई एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया होगा बुक में, जिसको मैंने अंतिम बैच में कराया था। उसमें एक लाइन जो है बाहर निकाला जाता है ऐसे कट करके, है ना, इसी को आगे बढ़ा करके निकाला जाता है। ये लाइन को आगे ऐसे बढ़ा देंगे और उसको जाकर के ज्वाइन करते हैं और उसका क्वेश्चन बनता है। वो भी क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज अ ट्रेपीजियम। ये क्या है जो आपको दिख रहा है ना, PQRS, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की क्या खासियत होती है कि ये वाला साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होते हैं। ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है हमारा, ये नॉन पैरेलल साइड होता है। अब फिगर तो बस नॉर्मल ही रहता है बीच में, लेकिन इसमें जो है एक लाइन बीच में दे दिया है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाया होगा। ये देखते हैं, जिसमें PQ और SR पैरेलल है, जैसे मैंने आपको समझा ही दिया। M जो है ना, ये वाला, ये क्या है, मिड पॉइंट है। ये M जो है मिड पॉइंट ऑफ PS, ये इस वाले साइड का मिड पॉइंट है M। अच्छी बात है। ए लाइन सेगमेंट MN पैरेलल टू PQ, एक लाइन जो है MN बनाया गया है जो PQ के क्या है, पैरेलल है, मीट्स QR एट N। वो कहां जा रहा है, वो QR के पास जा रहा है, N पर मिल रहा है जाकर के। ठीक है, इस तरीके से बोला गया कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है इसके, ठीक है, ये और ये आपस में पैरेलल हो गए और ये लाइन N के पास जाकर के QR पे मिल जा रहा है। अब क्या बोला गया आगे कि सो दैट N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो अब ये बताना है कि जो N होगा वो भी मिड पॉइंट होगा। जैसे M मिड पॉइंट है ना, वैसे N भी मिड पॉइंट होगा। तो देखो भैया, ट्रेपीजियम का मिड पॉइंट का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट होता है कुछ, क्या होता है बताओ तो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, मिड पॉइंट जो है ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इस चैप्टर के मेन दो टॉपिक जो है ना वही चीज है। मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेपीजियम का अगर मिड पॉइंट नहीं होता है तो किसी का तो होता है ना, ट्रायंगल का तो होता है ना। तो हम लोग इसमें ट्रायंगल बनाएंगे। हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, आप इधर से या इधर से किधरों से कर सकते हो। जैसे कि मेरा मन कर रहा है ऐसे सीधा लाइन बना दूं, तो ये मैंने क्या किया, S से Q को ज्वाइन कर दिया, तो उससे PSQ नाम का एक ट्रायंगल बन गया। और उसी तरीके से दूसरे साइड देखोगे तो हमारा RSQ नाम का भी ट्रायंगल बन रहा है। तो बस यही दोनों ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लिखूंगा कि हमने क्या किया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल में लिखना चाहते ऐसे लिखोगे कि एग्जाम में हम लोग को भैया प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि N जो है वो क्या है, N इज मिड पॉइंट, N इज मिड पॉइंट, MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं ना, मिड पॉइंट होगा ऑफ QR। ये अपने को यहाँ पर से शो करना है, प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसमें क्या किया हमने बस S और Q को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पर आप लिखो डायरेक्ट इसको, ज्वाइन SQ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, अब ट्रायंगल को देखो। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम है PQS। जिधर से भी लिख लो SPQ ज्यादा अच्छा नाम लग रहा है, चलो SPQ नाम रखते हैं इस ट्रायंगल का। तो SPQ के अंदर हो क्या रहा है, M जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसको मेंशन करो कि M इज मिड पॉइंट ऑफ PS। ठीक है, PS का मिड पॉइंट M है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। और साथ ही साथ एक काम करो, जहां पर से आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया है ना, यानी कि इसको एक ऐसे लाइन बनाया है, तो यहां पर एक पॉइंट का नाम रख दो O। ये हमारा पॉइंट O हो गया। तो आप लिखो कि जो M है वो क्या है, मिड पॉइंट है PS का। साथ ही जो MO लाइन है ना, वो क्या होगा, PQ का पैरेलल होगा, क्योंकि M से N तक और P से Q तक लाइन पैरेलल थे। तो ये जो MO है ये क्या है, पूरा MN का ही एक पार्ट है। तो MO जो होगा वो भी PQ का पैरेलल होगा। तो ये भी चीज यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दो कि भैया जो MO है वो क्या है, तो MO इज, या फिर MO डायरेक्ट लिखो ऐसे, MO पैरेलल टू PQ। जो MO है ना वो PQ का पैरेलल है। तो अब यहां पर लगेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास कोई ट्रायंगल रहे, उसमें दो साइड के मिड पॉइंट दिए हुए रहे, दोनों पहले से बता दिया रहे कि दोनों मिड पॉइंट है, तो फिर भैया ये जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल होता है और ये जो लाइन है इसका आधा होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, फिर से बनाता है दूसरा ट्रायंगल, उसमें आपको केवल एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, दूसरे का मिड पॉइंट नहीं बताया है। ठीक है, और उसमें से एक ऐसा लाइन बनाया गया है जो इस वाले लाइन का क्या है, पैरेलल है। ये मिड पॉइंट था इसका और लाइन जो था वो इसका पैरेलल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस वाले का मिड पॉइंट होगा। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो वही यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको मिड पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल दिया हुआ है। हम इसको पहले मिड पॉइंट प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के उल्टा से अगर अपन देखें तो वहां पर क्या होगा, O जो होगा ना वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका,
तो एस क्यू का जो दूसरा वाला साइड बचा था, कौन सा बचा था, एस क्यू था। तो ये हमने अभी आधा काम किया है। अब हम लोग इधर वाला ट्रायंगल को पकड़ेंगे और उसका काम पूरा हो जाएगा। देखो कैसे होगा। अब लिखो आप लोग इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम क्या रखूं, एस आर क्यू रख देता हूं, ठीक है, एस आर क्यू। एस आर क्यू में जो ओ है वो मिड पॉइंट है इस वाले एस क्यू साइड का, एस आर क्यू में भी एस क्यू साइड है, तो यहां पर लिखो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, ठीक है, ओ मिड पॉइंट है एस क्यू का। और साथ ही साथ ओ से लेकर के एन तक अगर आप लाइन देखोगे तो ये इसके पैरेलल है। अब बोलोगे सर कहां से ये पैरेलल हो गया, ये लाइन तो इसके पैरेलल था। तो देखो एक बेसिक सा फंडा है, कभी भी अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिए हुए हो पहले से, क्योंकि ट्रेपीजियम के साइड तो आपस में पैरेलल होंगे, ये वाला और ये वाला, अगर हम बीच में कोई लाइन बना दे, कहीं पर भी कोई लाइन बनाए जो इसके पैरेलल हो, ठीक है, ये लाइन जो हमने बनाया वो क्या है, इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये जो लाइन होगा ना वो इसके भी पैरेलल होगा। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो कि अगर आपने ये लाइन बनाया जो इसके पैरेलल है तो फिर ये लाइन इसके भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों पहले से पैरेलल दिए हुए थे। तो बस यही चीज अपने को यहाँ पर यूज करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ओ एन है वो क्या भैया, वो पैरेलल है एस आर के। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा साइड में समझा भी देना टीचर को कि भैया ये पैरेलल क्यों हुआ, क्योंकि हमसे दिया हुआ था एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ऐसा क्वेश्चन में था। एंड जो हमारा ये वाला लाइन एम एन है या फिर ओ एन जो है, ओ एन कर देता हूं मैं शॉर्टकट में इसको ना, ओ एन कर देता हूं, ओ एन जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, है ना। यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में कि एम एन पी क्यू का पैरेलल, इसका मतलब ओ एन भी पी क्यू का पैरेलल होगा। तो यहीं से हमारा जो ओ एन है वो एस आर का भी पैरेलल निकल गया, क्योंकि ये दोनों सेम सेम चीज के पैरेलल थे। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो कि जो ओ एन था वो एस आर का पैरेलल यहाँ से हुआ है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो फिर से हमारा क्या लग जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट फिर से हो जाएगा। सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के कन्वर्स यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा एन जो है वो इस वाले साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में वही चीज हो रहा है, एक साइड एक पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है और उससे लाइन निकल करके तीसरे वाले साइड का पैरेलल हो रहा है। तो जो हमारा पॉइंट बचा इधर वाला वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो एन इज मिड पॉइंट। अब पूरा पूरा लिख देते हैं, लास्ट में बहुत जगह शॉर्टकट मार दिया एमपी एमपी लिख करके, एमपी वाले खुश हो गए होंगे। तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है, इस वाले का नाम क्या था, क्यू आर था लाइन का, ऑफ क्यू आर। तो भैया इस तरीके से आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। मिड पॉइंट का मैं यहाँ पर हाई लेवल का क्वेश्चन कराया हूँ तुम लोग से, ये हमारा मिड पॉइंट का कन्वर्स वाला लेवल वाला क्वेश्चन है, और इसके इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे कि नॉर्मल मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन, तो वो सब मैंने अंतिम बैच में कराया है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को अगर बना लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो इजी क्वेश्चन है उसको भी बना लोगे, प्रैक्टिस अच्छे से किए रहना बस। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा मजेदार वाला है। सो पैरेललोग्राम का ही एक दूसरा पार्ट कह लो या फिर उसी के अंदर जो है हमारा रोम्बस आता है, और यहाँ पर रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें कहा गया भैया कि एबीसीडी एक रोम्बस है। अच्छा रोम्बस होता क्या है, रोम्बस कह लो आप लोग स्क्वायर का ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ भाई है। स्क्वायर सीधा सीधा रहता है ना, चारों साइड होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं और सीधे सीधे साइड होते हैं। रोम्बस के भी चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं लेकिन थोड़े से टेढ़े होते हैं, इसीलिए मैं रोम्बस को स्क्वायर का बिगड़ा हुआ भाई कहता हूँ। तो भैया रोम्बस में एक छोटी सी विशेषता होती है, वो विशेषता क्या है ना कि इसमें जो एंगल बनता है, जब ये इसके डायगोनल जब तुम लोग बनाओगे ना तो इसके डायगोनल्स जब बनते हैं और जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं ना उस पॉइंट में ये 90 डिग्री बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, चारों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। टोटल तो आप जानते हो कंप्लीट एंगल जो है 360 का ही होता है किसी भी पॉइंट के चारों साइड। तो अब क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ACB जो है 50 डिग्री का है, कहां पर है ACB, ACB ये जो एंगल है ना ये 50 डिग्री का है, बहुत अच्छी बात है। फिर बोल रहा है ADB बताइए कितने का होगा। ADB कौन सा भैया, तो ADB ई वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कैसे बताएंगे, तो बहुत ही आसान है, मैंने सर को बताया कि रोम्बस पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है, यानी कि इसके भी जो साइड्स होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे ये वाला लाइन और ये लाइन, ये मैं AD बनाता हूँ, इधर मैं BG बनाता हूँ, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल हैं। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल से ऐसे कट करा दूं तो Z बन जाएगा, Z का यहाँ पर एंगल और यहाँ पर जो एंगल है वो इक्वल है। ये वाला एंगल ही 50 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। और ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये एंगल भैया हमारा कितने का होगा, तो 50 डिग्री का होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया बबुआ कि ये 50 डिग्री का। अच्छा मैं इस एंगल को क्यों निकाला हूं, क्योंकि मुझे इस एंगल के पास पहुंचना है, मैं डायरेक्ट वहां से यहाँ नहीं पहुंच सकता ना, तो मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, Z बना करके पहुंचूंगा। तो अब इसको लिखोगे, अच्छा एग्जाम में तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो डिटेल में कैसे लिखोगे वो देखो, मैं आपको लिख के भी समझा दे रहा हूं ताकि नोट्स में आपको दिक्कत ना हो। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल DAC है
और एंगल BCA है जिसका नाम ACB रखा हुआ था, ठीक है। हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एंगल DAC वो इक्वल है एंगल ACB के, और दोनों क्यों, अच्छा दोनों कितने के होंगे, दोनों 50 के होंगे, और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि आपस में अल्टरनेट वाले हैं। पूरा पूरा लिखते रहना, अब आप लोग समझ गए हो ना, अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये 50 का हो गया ये वाला। अब आप ट्रायंगल को पकड़ो, अच्छा इस ट्रायंगल में यहाँ पर इस पॉइंट का तो कुछ नाम है नहीं, तो इस पॉइंट का नाम O रख दो, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको मैक्सिमम O ही लिखा जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर से इन ट्रायंगल AOD के अंदर हमारा एक एंगल 50 डिग्री का है, ठीक है। या फिर इसका मैं नाम ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग जब पढ़ो तो अच्छे से समझ में आए आपको। पहला एंगल का नाम DAC रख देते हैं अपन 50 वाला। दूसरा यहाँ पर जो सेंटर में बन रहा है जिसका नाम AOD, DAC कहाँ से हो गया यार, DAC तो इसका पूरा कंप्लीट नाम था ना, अभी इसका नाम DAO हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग ट्रायंगल के अंदर ले रहे हैं तो इसी एंगल का नाम DAC भी हो सकता है और इसी एंगल का नाम DAO भी हो सकता है, ओके। उसके बाद ये जो एंगल हमारे पास है 90 डिग्री वाला जिसका नाम हमारा D वाला है AOD। तो यहाँ पर तीसरा एंगल जो बच गया ये बच गया जिसका वैल्यू निकालना है और उसका नाम है एंगल ADB। तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये एंगल है 50 का, ये एंगल है 90 का, प्लस में एंगल हमारा ADB बच गया है, इक्वल की उस साइड में 180 लिख दो और यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो ADB कितने का होगा बताओ जल्दी से, 180 उधर पहले से है, इन दोनों का प्लस करके उधर फेंकेंगे तो माइनस हो जाएगा, 90 और 50 मिल करके बना लेता है 140, तो इधर जाकर के माइनस का 140 हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल ADB है बबुआ ना वो बन जाएगा यहाँ से 40 डिग्री का, 40 डिग्री जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है A में। सो द ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो टेलीग्राम पे पूछिए, नहीं तो आपको आना चाहिए। देखो भाई ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बना पाओगे ना तो बहुत दिक्कत है, आपको बेसिक सीखने की बहुत जरूरत है। बेसिक सीखो रहोगे तभी 10th में करो। कई बच्चे लोग ये सोचते हैं कि अरे यार 9th में क्या टेंशन लेना, 10th में जाएंगे तब पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो भैया ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, जो हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ रहे हैं 7th 8th के ही पढ़ रहे हैं। जो बच्चा 7th 8th में सीरियस होकर नहीं पढ़ा होगा उसको 9th में जाकर तो अल्टरनेट पढ़ नहीं पढ़ा होगा, और फिर जो सिलेबस है उसको और भारी लगने लगा होगा कि 9th का चीज पढ़ रहा है फिर 7th और 8th का भी चीज पढ़ रहा है। उसी तरीके से आप लोग 10th में जाकर सोचोगे ना कि बस मैं 10th में डायरेक्ट पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 9th का भी वहां पर काम आता है, और 9th में अगर नहीं पढ़े रहोगे तो वहां पर बहुत दिक्कत होता है, फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, 9th को अच्छे से करो, 10th अच्छे से हो ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ये भी आ जाता है, एक नंबर देके चला जाएगा फ्री फोकटिया में, बहुत मजा आता है इस क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्या पैरेललोग्राम में होंगे, तो बिल्कुल नहीं, पैरेललोग्राम में हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम ऐसा बनता है हमारा, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ना वो एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो पैरेललोग्राम में तो नहीं होगा। उसके बाद फिर रोम्बस दिया हुआ है, तो रोम्बस भी उसी टाइप से बनता है पैरेललोग्राम की तरह, जैसे मैंने पिछले आपको दिखाया। इसमें भी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, एक बड़ा होता है और एक इसमें भी छोटा होता है, तो इसमें भी नहीं होगा। ट्रेपीजियम का तो कोई जन्म में नहीं होगा, ऐसे होता है ट्रेपीजियम, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका ये डायगोनल इधर गया, एक डायगोनल इधर आया, तो ट्रेपीजियम के भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। बच गया हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो साइड होगा और यहाँ से यहाँ तक जब आप लाइन बनाओगे तो वो बराबर ही आता है। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ट्रेपीजियम मैंने नॉर्मल बनाया है इसलिए आपको लग रहा होगा कि इक्वल हो गया, जरूरी नहीं कि ट्रेपीजियम ऐसे ही हो ना, ट्रेपीजियम ऐसे भी होता है या फिर एक साइड ज्यादा बड़ा हुआ रहता है, जैसे मान लो ऐसे बन गया, ये ऐसे और ये ऐसे चला गया, तो इसको भी ट्रेपीजियम ही बोलते हैं ना। तो ट्रेपीजियम में बस रूल यही है ट्रेपीजियम कहलाने के लिए कि दो साइड्स पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल हो, तो वो ट्रेपीजियम ही कहलाएगा। ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बुक में देखना ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एट 35 डिग्री, यानी कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, कुछ भी नाम रख देता हूँ ताकि एंगल्स का मैं कुछ नामांकन कर सकूं आपको समझाने के लिए। इसमें दो डायगोनल्स होंगे, ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल। तो किसी भी साइड मान लो मैं यहाँ पर जो है झुका हुआ जहां पर है ना, कम वाला जो है जहां पर झुक गया है वहां पर ये 35 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो डायगोनल है वो 35 का बना रहा है। इधर भी आप लिख सकते हो, मैंने सिर्फ उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे बोल रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, डायगोनल्स के बीच में जो एक्यूट एंगल बनेगा बताइए वो कितने डिग्री का होगा। तो देखो डायगोनल्स के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट होता है एक ऑब्ट्यूज होता है। यहाँ पर जब दो डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं ना
तो ये छोटू छोटू सा एंगल दिख रहा है ये दोनों तो इक्वल होंगे, आपको पता ही है वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, और ये हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। और ये जो बड़ा वाला एंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारे 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, हमको एक्यूट के बारे में पूछ रहे हैं। कैसे निकाल सकते हैं एक्यूट एंगल को, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं पॉइंट का पहले तो नाम लिखता हूँ। यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, जहाँ पर ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इसका नाम मैं ओ रख देता हूँ, ये वाला पॉइंट का नाम। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास अच्छा डायगोनल्स होते हैं ना, जब हम लोग कभी भी डायगोनल बनाते हैं किसी रेक्टेंगल का, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, और आपस में इक्वल तो होते ही हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया। तो भैया अब तुम ही लोग सोचो कि जब मैं इसको और इसको बराबर बोल रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, और एक दूसरे को इस पॉइंट में बराबर बराबर कट कर रहे हैं, यानी कि ओ से लेकर के ए तक वाला और ओ से लेकर के सी तक बराबर होगा, उसी तरीके से ओ से डी तक और ओ से बी तक बराबर होगा। और हम जानते हैं कि सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कंप्लीट बराबर है तो उसका आधा भी क्या होगा, बराबर ही होगा। इसका मतलब कि मेरा जो ओ ए है ये वाला, और जो हमारे पास क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, ओ ए और जो ओ बी है ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप लोग इसको लिख भी सकते हो कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, उड़ा देते हैं, कट कर देते हैं। इसलिए हमारा जो OA होगा वो इक्वल होगा OB का। और अगर मैं अब इसको ट्रायंगल का नाम दे दूं, ट्रायंगल कौन सा, AOB, अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज करूं, इन ट्रायंगल AOB, इसके अंदर अगर दो साइड्स इक्वल है, देखो इस ट्रायंगल में OA और OB अगर इक्वल है, तो हम क्या जानते हैं कि अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट के दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि इसके अपोजिट का ये एंगल, इसके अपोजिट का ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है ना, एंगल क्या नाम है भैया, OAB ना, OAB, ये इक्वल होगा एंगल OBA के। और ये क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि आप इसे में लिख भी दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, इसीलिए आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो भैया ये भी मेरा कितने का डिग्री का हो गया, 35 का हो गया। अब आप लोग यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दो, और एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ही मत लगाओ। देखो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा है, मेरे को एक्यूट एंगल निकालना है, चाहे ये वाला निकालू चाहे ये वाला, कोई सा भी। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वो ज्यादा आसान है। देखो दो कई मेथड होते हैं सॉल्व करने के, दो मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो। या तो आप ये बड़ा वाला एंगल निकाल लो पहले, और कैसे निकालोगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके निकालोगे, और फिर इसको और इसको लीनियर पेयर से कनेक्ट कर दो, या फिर इसको और इसको लीनियर पेयर से कनेक्ट कर दो, बतिया एक ही है, दोनों तो बराबर हैं। तो आपका जो एक्यूट वाला एंगल है, छोटू वाला एंगल, वो निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जब कभी भी कोई ट्रायंगल है, जैसे कि मान लीजिए मेरा ट्रायंगल OAB था, इसके एक साइड को, कोई से भी साइड को आगे बढ़ाएंगे हम लोग ना, तो जो बाहर में एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एंगल होता है ये अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल्स, इसके अपोजिट में ये दोनों साइड एंगल्स है ना, तो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे ना, तो ये वाला ही एंगल निकल करके आएगा, जो कि हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। 35 और 30 कितना होता है, 70 होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो मेरा एंगल BOC है, जो एक्यूट एंगल है, वो कितने डिग्री का होगा, तो वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, हमारा एंगल OAB और प्लस में एंगल OBA, जो कि हमारे क्या है, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके बबुआ, तो BOC कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पर से बताओ जल्दी से, 35 + 35 कितना होता है, 80 होता है क्या, नहीं भैया 70 होता है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि जो एक्यूट एंगल बन रहा है ना, वो 70 डिग्री का बन रहा है। दिया है कि नहीं, ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। बाकी दूसरा मेथड मैंने बता दिया, ये अंदर वाला एंगल निकाल लो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से, और लीनियर पेयर लगा करके भी 70 डिग्री निकाल सकते हो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन बनाएं। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी है। और समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively। एक क्वाड्रिलेटर बना लेता हूं मैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटर में क्या करता हूं मैं, स्क्वायर टाइप से कुछ बना लेता हूं, सीधा साधा है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ ही बना लो। इसका नाम क्या है, A B C और D है। अब A से O तक एक पॉइंट गया है, मान लो यहाँ पर मेरा O हो, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेंटर में ही हो। और B से भी O पर एक लाइन किया है, और ये जो AO और BO है ना, वो क्या है, कंप्लीट वाले एंगल A और कंप्लीट वाले एंगल B का बाइसेक्टर है।
ठीक है, ये बोला गया कि पूरा अगर एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है तो वो एओ कर रहा है, और इसी तरीके से जो बीओ है कंप्लीट एंगल, उसको बीचों बीच से कट कर दे रहा है ये बीओ नाम का लाइन। ठीक है, अब क्या किया गया भैया इसमें, एंगल सी इक्वल टू 70, एंगल डी इक्वल टू 30, ये वाला जो है 70 का है और डी वाला 30 का है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बताओ एंगल ए ओ बी कितने का होगा, ये वाला कितने का होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, ये जो अंदर के दोनों एंगल्स है ना ये निकालने हैं। बोलोगे सर वो कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े एंगल दिए हुए हैं। तो कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं कि जो एंगल ए है उसमें अगर एंगल बी को प्लस करूं मैं, उसमें एंगल सी को प्लस करूं और उसमें एंगल डी को प्लस करूं, तो चारों एंगल का जो सम होता है 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, अभी एंगल ए और बी का जरूरत नहीं है हमको, एंगल ए और बी हमको बस कंप्लीट चाहिए। सी और डी का दिया हुआ है ना, सी कितना दिया हुआ था 70 दिया हुआ था और डी जो है वो 30 दिया हुआ था, इक्वल के उस साइड में 360, 70 और 30 100 होगा, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है, एंगल ए प्लस एंगल नंबर बी इक्वल टू हो जाएगा 260। 260 कहां से आया समझ में आया, मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको सॉल्यूशन अपने दिमाग में ही। 70 और 30 हमारा 100 हुआ, 100 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस में थे, तो जब माइनस होगा 360 से तो 260 आ जाएगा, खत्म खेल। अब मुझे ए और बी का वैल्यू नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, मुझे हाफ वाला ए और हाफ वाला बी का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे हाफ ए और हाफ बी का वैल्यू मिल गया, यानी कि इसका और इसका अगर वैल्यू मिल गया ना, तो मैं ये तीसरा एंगल आराम से निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो कैसे निकालूंगा हाफ ए, मैं क्या करूंगा, इधर भी हाफ कर दूंगा और उधर भी हाफ कर दूंगा, यानी इसको ऐसे लिखूंगा कि हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू साइड में हाफ मल्टीप्लाई 260। हमने दोनों तरफ क्या किया है, सिंपली हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों साइड सेम चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो बैलेंस बना हुआ रहता है। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि मुझे हाफ का वैल्यू मिल जाएगा, हाफ मतलब कि ये वाला और ये वाला, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करके हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल की उस साइड में इसको कट करेंगे तो 2 का टेबल में 13 टाइम से और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि 130 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा ना तो 130 आएगा। अब क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्ट, अलग अलग मत निकालो, अलग अलग निकालने के चक्कर में रहोगे नहीं बनेगा। अब डायरेक्ट इन दोनों का सम निकाल दो, ये जो हमारे है ना एंगल ए और एंगल बी अंदर वाले उसका सम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी के अंदर हाफ एंगल ए था प्लस हाफ एंगल बी था, है ना, ये वाला हाफ ही था एंगल ए का, और ये वाला भी जो है एंगल बी का हाफ है क्योंकि कंप्लीट एंगल भी थोड़ी है, उसका आधा है, और उसमें प्लस कर दो हमारा एंगल ए ओ बी, तो तीनों का सम 180 होता है। यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल का लगाया था एंगल सम प्रॉपर्टी और यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल का लगा रहे हैं। अब इसका जो वैल्यू है हाफ एंगल ए और प्लस हाफ एंगल बी का वैल्यू 130 डिग्री हमने पहले निकाल दिया है, तो इन दोनों के बदले हम लोग 130 लिख सकते हैं, प्लस में एंगल ए ओ बी रहेगा इक्वल के उस साइड में 180 आ गया। तो यहां से हमारा एंगल ए ओ बी निकल करके आ जाएगा 180 माइनस में 130, 130 तो जाकर माइनस में हो गया, सो ए ओ बी कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 50 डिग्री हो जाएगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का भी। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। तो दिखता मुश्किल है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, धीरे धीरे बनाओगे एकदम प्यार के साथ और प्रैक्टिस किए रहोगे ना बच्चा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में जरूर दिया जाता है, एकदम देख लेना, आरडी शर्मा हो जाए चाहे फिर आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है ना वहां पर आपके क्वेश्चन दिखेगा, आरएस में भी ये क्वेश्चन दिखेगा, जिसमें हमसे बोल रहा है कि द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद अगर आपके पास कोई फिगर बन रहा है तो वो फिगर कौन सा बनेगा। अच्छा कैसे बनेगा वो देख लो आप लोग। ये हमारा रेक्टेंगल अगर मैं बनाता हूँ इस तरीके से, इस साइड का मिड पॉइंट ये रहा, इस साइड का मिड पॉइंट ये रहा, इस साइड का मिड पॉइंट ये रहा और इस साइड का मिड पॉइंट ये रहा। अगर इन सभी को ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे 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 और ऐसे, तो जो आपका फिगर बनता है ना, इसको देखो याद करने वाली चीज है ना, ये डायरेक्ट याद कर लो, एग्जाम में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो ये हमारा रोम्बस बनता है। देखो जब आप रोम्बस के मिड पॉइंट से जब आप कोई फिगर बनाओगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा, इसका उल्टा होता है, वो वाला भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें बोल रहा है कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से मिला करके, एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट से मिला करके जब आप फिगर बनाओगे तो कौन सा बनेगा, तो ये होता है रोम्बस। और अगर इसी का उल्टा आ जाए कि रोम्बस अगर दिया हुआ है और उसके मिड पॉइंट से मिला करके कौन सा फिगर बनेगा, तो वहां पर रेक्टेंगल बनता है। ओके बाबू लोग, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। और इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमने अंतिम बैच में कराया है, एक बार अंतिम बैच जरूर ज्वाइन करो यार।
अगर कोई बच्चा ये बोलेगा ना कि सर मैं 299 अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको उल्टा लटका के पीटूंगा। क्या कि मैंने शुरू में भी बोला था कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 83 वाले नंबर पे। अगर वो वाकई में वैसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका क्लास 8 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो पढ़ाई क्लास 9 में पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा अंतिम बैच में। लेकिन यार 299 मेरे को नहीं लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए 299 मुश्किल होगा, क्योंकि 299 रुपये का तो आप लोग रिचार्ज ही कर देते हो, बुक्स ले लेते हो, कुछ भी फालतू काम जो है ना, टीवी मूवी देखने चले जाते हो। बुक्स तो चलो अच्छी चीज़ है, वो फालतू काम नहीं है, खा पी लेते हो चौपाटी में जाकर के, मोमोज खा लेते हो इतने का तो आजकल। तो भैया ये बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस है ना, पूरे कोर्स का। ये नहीं सोचना कि बस एक महीने का है या फिर बस एग्जाम भर का है। आप पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पूरे चैप्टर आपको मिलेंगे उसके अंदर, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, सैम्पल पेपर्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मैं वहाँ पर दे चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ पर से जरूर पढ़ाई करना, उसके सैंपल में जो मैंने दी है ना उसको जरूर सॉल्व करना। चलो यहीं पर आज का क्लास खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से जो चैप्टर्स बचे हुए हैं ना उनके भी वीडियोस बना सकूं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर जो है चाहिए, जो आपके एग्जाम में आ रहा हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको नहीं बन रहा, तो मैं उस चैप्टर का जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा। पेपर लीक सीरीज में अगला वीडियो रहेगा वो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।